अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं उसके आगाज़ से पहले मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फ़ोन्स साइलेंट मोड पे कर लीजिए। स्विच ऑफ करने का नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। साइलेंट मोड पे कर लीजिए ताकि सेशन के दौरान जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो और खामोशी से बहुत सुकून से ये सेशन चलता रहे। हम सब इनकी गुफ्तगू से, मेहमानों की गुफ्तगू से महजूज़ हो सकें। हमारा अगला सेशन है मुनीर नियाज़ी साहब के कलाम के इंतखाब की तकरीब रोनुमाई है। मुनीर नियाज़ी साहब से कौन नावाकिफ़ होगा। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, या मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, या ज़िंदा रहें तो क्या है जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या। ये सब चीज़ें वो हैं जो अगर कोई शख्स मुनीर नियाज़ी के नाम से अगर वाकिफ़ ना भी हो तो ये सब चीज़ें उसने पढ़ी ज़रूर होंगी, या कुछ शायरी, कुछ जुमले ऐसे हैं जो वो मुहावरे बन गए हैं, ज़रबुल मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं। इस सेशन के मॉडरेटर जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, तवील अरसे से टेलीविज़न से वाबस्ता हैं। अपने सहाफ़ियाना करियर का आगाज़ जनरल ज़िया उल हक़ की आमरीत के दौर में किया तो आज़ादी इज़हार के नतीजे में सज़ा भी भुगती। कराची प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब। शुक्रिया ऑक्सफोर्ड। इससे पहले कि मैं अपने मुनीर नियाज़ी जिन्हें हम सब खां साहब कहते थे याद करूं, ज़रूरी समझता हूं कि सबसे पहले ये फेस्टिवल हो या कोई भी फेस्टिवल हो उनके बग़ैर नामुकम्मल रहता था। आज भी हमारी आँखें उन्हें तलाश कर रही हैं। आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 सेकंड के लिए ज़रूर आँखें याद करें उन्हें तसव्वुर में लाकर। मेरी मुराद है उर्दू के सबसे बड़े अदीब, नावल निगार, कालम नवीस, उससे भी बड़ा शख्स इंतज़ार हुसैन साहब। इंतज़ार साहब के लिए यकीनन यहाँ सेशन भी होगा, बल्कि वो ख़ुद एक अब्दुल्ला हुसैन सेशन के लिए आए थे। सेशन तो मैंने आज पढ़ा, किशो नाहिद ने बड़ा अच्छा नसीम के लिए लिखा, नसीम भट्टी साहिबा के लिए। और इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, और यहाँ ना फहमीदा रियाज का मैं तारुफ़ कराऊँगा, ना असग़र नदीम सैयद का और ना फ़ातिमा हसन का, और जिन पर गुफ्तगू हो रही है आइए उन्हें देखें, उन्हें सुने। मुनीर नियाज़ी। अब कौन सुनाएगा मुनीर? जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। रोका अनार ने ख्वाहिशे बेसूद से मुझे, उस बुत को अपना हाल सुनाने नहीं दिया। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा।
कितनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागता रहता था दिल मेरा। बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किस ख्वाब में तेरा। राज जो हद से बाहर में था अपना आप दिखाता कैसे। सपने की भी हद थी आखिर सपना आगे जाता कैसे। से पहले किसी हमसे बचाना हो। हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो। हमेशा आदत ही बना ली। अब आप बताइए कि मुनीर नियाज़ी साहब जब पढ़ जाएं तो हम लोग, यानी फहमीदा ने भी कोई 3 तिहाई से ज़्यादा बिताई उनके साथ, फ़ातिमा हसन ने भी, असग़र नदीम सैयद ने भी। मेरा मामला दूसरा था और वो ये कि मैं तासुब की हद तक जालिब साहब के साथ होता था और ख़ास साहब इससे कतई तौर पर खुश नहीं होते थे। मुनीर नियाज़ी साहब ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, इसलिए उन्हें सुनते हुए इस वक्त अफसरदगी तो छा गई, लेकिन उन्हें बड़े जोश से और बड़ी मोहब्बत से याद करना चाहिए और ये करेंगे भी। पहले ही माजरत कि मुनीर नियाज़ी हों या हबीब जालिब, जिगर मुराराबादी हों या जोश मलियाबादी, और फिर उर्दू के सबसे बड़े शायर गालिब, उनका जिक्र उनकी मैनोशी और अदबी आवारगियों के बगैर मुमकिन नहीं। मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ जालिब साहब से ज़्यादा था और खां साहब से कम। आपको इल्म है और ये लोग जानते हैं और किशवर नाहिद को सबसे ज़्यादा तजर्बा है कि जालिब और मुनीर नियाज़ी को संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिनात में होता। कराची में मैंने जालिब साहब को मुनीर नियाज़ी साहब को संभालने की जिम्मेदारी फ़ातिमा हसन ने संभाली हुई थी। फ़ातिमा हसन की खुशबख्ती और खुशनसीबी के उम्र के आखिरी पहर में उनकी मैनोशी कम बल्कि ना होने के बराबर रह गई थी। उनकी बेगम ने ख़ास तौर पर दिन में और फिर सरे शाम फ़ातिमा की ड्यूटी लगाई थी कि उन्हें कहीं से करीब आने ना दिया जाए। गालिबन 2004 की बात होगी, मैं इंडस टीवी पर प्रोग्राम किया करता था। गज़नफ़र के मालिक ने, जो ज़माने में अच्छे मालिकान होते थे और अदीबों और शायरों की कदर जानते थे, आज के दौर की तरह नहीं, मेरी ड्यूटी लगाई कि मुनीर नियाज़ी साहब आ रहे हैं और उसके लिए मुझे उन्होंने 5,000 रुपये दिए कि उनकी शाम का इंतज़ाम हो। सो हमारे मुनीर नियाज़ी, जिनके चेहरे की सुर्खी उस वक्त ज़रा मांद और चाल में ज़रा लड़खड़ाहट आ गई थी, गले मिलते हुए कहने लगे, अब जालिब नहीं रहा, वैसे तो क्या जालिब, क्या गालिब, क्या फैज़ और इकबाल, मगर अब मैंने तय किया है कि दिन की ड्यूटी फ़ातिमा की और शाम की तुम्हारी होगी।
दो टोक प्रोग्राम में हम जब आमने सामने बैठे तो मैंने कहा मुनीर नियाज़ी साहब से आपसे इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि दोनों में से एक के हाथ में ज़रूर गिलास हो, और ये तो हो नहीं सकता कि एंकर के हाथ में गिलास हो। और ये कहते हुए मैंने मुनीर साहब का शेर पढ़ा कि शाम आई है शराब तेज पीनी चाहिए, हो चुकी है देर अब जख्मों को सीना चाहिए। अब फातिमा हसन की तरफ इशारा किया और कहा कि ये मेरी निगरानी पर मामूर हैं। सो यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सैयद साहब ने भी उनका जलाली और जमाली दौर देखा है, फातिमा हसन ने भी, फहमीदा रियाज ने भी। फातिमा जी को थोड़ी मैंने बेतकल्लुफ़ी से मुनीर नियाज़ी को याद किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुनीर नियाज़ी को इसी तरह से याद किया जा सकता है, क्यों सैयद साहब? जी फातिमा। बिल्कुल, मुझे वो शाम याद है जब आप मुझसे सख्त नाराज़ हो गए थे लेकिन उनकी बेगम इसी शर्त पे कराची आने देती थी और फिर वो एक नमूनिए से गुजरे थे तो कि उन्हें पीने ना दिया जाए। और इसमें बड़े बड़े लतीफ़े भी हुए। शफ़ी अकील ने ख़त लिखा मुनीर नियाज़ी को कि तुम कराची आए और मैंने कितना मिलना चाहा लेकिन तुम्हारी ले पालक ने मुझे मिलने नहीं दिया। तो उस रोज़ मुजाहिद को भी बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन जो बरस मुनीर नियाज़ी ने गुजार दिए। तो बहरहाल मैंने ये इंतखाब कलाम किया है जिसकी आज यहाँ पर लॉन्चिंग है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि जिन शोरा को हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे अदब का कीमती असासा है, उनके कलाम का इंतखाब बहुत मुनासिब कीमत पर लोगों तक पहुंच जाए और इतने पतला सा है कि पर्स में भी समा जाए। मेरी पूरी कोशिश थी कि इसमें वो सब कुछ समेट लूँ जो मुनीर नियाज़ी के बारे में नज़में आप सुन रहे थे अभी, कि कोई शेर फालतू नहीं लगता, कोई नज़्म नई सुनी हुई नहीं लगती, बार बार सुनने को पढ़ने को दिल चाहता है। अभी इंतज़ार साहब का जिक्र आया तो बस मैं आगाज़ में वही, या कुछ लोग और बोल रहे हैं, तो मैंने उस वक्त जब इंतज़ार साहब को इसमें कोट किया था अपने दिबाचे में, तो हमने ये नहीं सोचा था कि इंतज़ार साहब जिस वक्त प्रोग्राम होगा हमारे दरमियान नहीं होंगे, लेकिन एक अहद के अदीब ने दूसरे बहुत जेन्युइन शख्स को लिखा, बस्ती में भी लिखा। बस्ती में एक पूरा किरदार मुनीर नियाज़ी का है, लेकिन जो ट्रिब्यूट उन्होंने दिया उसका एक इक़्तिबास है। मेरा ख्याल है दूसरे लोग बात कर लें तो फिर इस इक़्तिबास पे हम ख़त्म करेंगे। सैयद साहब, मैंने कहा जलाली जमाली दौर दोनों आपने देखा और बहुत देखा लो। मैंने बहुत वक्त खान साहब के साथ गुजारा। खुशकिस्मती मेरी कि वो बहुत से अदीबों से नाराज़ भी थे, लड़ते भी थे, लेकिन मेरे साथ हमेशा एक जैसे रहे। मैंने उन्हें सफ़ेद लिबास के अलावा किसी और रंग के लिबास में नहीं देखा। सिर्फ दो शायर मैं जानता हूँ, एक गुलजार साहब हैं और एक मुनीर नियाज़ी, जो सफ़ेद लिबास पहनते थे और साफ सुथरा, कलफ लगा, खूबसूरत, और ख़ुद भी सुर्ख व सफ़ेद थे। तो बहुत ही एक खूबसूरत शख्सियत के तौर पर वो मिलते थे। उनकी खैर बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ में इंतज़ार हुसैन का जिक्र हुआ है जो उन दोनों में मुश्तरक थी, जिसकी वजह से वो इंतज़ार साहब के करीब हुए या इंतज़ार साहब ने उनसे मोहब्बत की या कुर्बत की। वो एक दो बातें हैं। पहली बात ये कि अखलाकी और तहजीबी ज़वाल की जितनी अलामतें हैं वो उन दोनों ने उसको एड्रेस किया। इंतज़ार साहब ने अपने अफसानों में और उन्होंने अपनी शायरी में। इस सतह पर दोनों की एक सोच थी कि मुआशरती ज़वाल में बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से अपना मानी खो देती हैं। इसी बात को उन्होंने दोनों ने अपने अपने तौर पर बरता। मुनीर के यहाँ बज़ाहिर कोई नज़रिया नहीं है सियासी या समाजी, लेकिन उनकी सारी शायरी सियासी तौर पर पोजीशन लिए हुए है। यही वजह है कि हैरत अंगेज तौर पर
जब भी कोई मार्शल्ला का ज़माना आता है सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मुनीर की शायरी हो जाती है। और उसका सबूत यह है कि पिछले आप 15 साल के उर्दू के पेपर उठा के देख लें, जितना कोट मुनीर के अशार को किया गया है उतना किसी और शायर को नहीं किया गया। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है जो उसकी शायरी ले चुकी है। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। बेशुमार मिसालें हैं जो ये बताती हैं कि वो इस मुल्क में जो वैल्यूज़ हैं और इस मुल्क के जो मुआशरती जो डेवलपमेंट है, जो सिविलाइजेशन है, उसमें किस किस तरीके से कौन से माफिया आ चुके हैं, कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं, इस पे उन्होंने बहुत एक और तरीके से शायराना अंदाज से रिएक्ट किया। जहाँ तक जलाली और जमाली की बात आपने की, मैंने उनको देखा, उनकी असल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका लुत्फ पंजाबी में आता है, क्योंकि वो पंजाबी में उसका जो जिस तरह जवाब देते थे। उन्होंने ओहदे मुकर्रर कर रखे थे। मेरे हिस्से में जो ओहदा आया था वो वज़ीर ख़जाना का था, और वो बजा था क्योंकि वो मुझे बीच में डालते थे कि मुशायरे में ये लोग जो है मेरे साथ हक तलफी करते हैं, तो तुमने तय करना है जो करना है। तो हर जो पार्टी आती थी उसे मेरे पास रजू करते थे, फिर मैं वो तय करता था कि इनको क्या क्या करना है, कौन सी गाड़ी देनी है, क्या करना है। एक दिन फ़ोन आया, कहने लगे यार आज के दिन 2 मुशायरे आ गए हैं तो मैं अफराते ज़र का शिकार हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे सारी चीज़ें, आप दोनों का बयाना पकड़ लें। तो इस तरीके से उनकी बड़ी छोटी छोटी दिलचस्प बातें। एक बहुत पुरानी बात है, मैंने नया नया मोटरसाइकिल लिया था, मैं उन्हें बिठा के कहीं ले जा रहा था, रास्ते में कोई ऐसी खाई आई कि मैं मोटरसाइकिल ना संभाल सका, बुरी तरीके से गिरे। गिरते ही जो पहला जुमला कहा वो बड़ा मज़ेदार है। गिरते ही कहने लगे इसलिए फैज मुंडिया खुंडिया नाल नहीं फिरदा। जी अच्छा, एक और बात, वो भी पंजाबी में, उसका मजा आएगा। अच्छा है। एक साहब नॉर्वे से उनके बड़े फैन थे, तो मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं एक बहुत कीमती तोहफा उनके लिए लाया हूँ, तो ये ले चलो, मुझे ले चलो। मुझे वो जानते नहीं। वो हमने वो बहुत बड़ी खूबसूरत बोतल पकड़ी और मैं उनको ले गया। शाम 6 बजे का वक्त था। मुनीर साहब खुश हुए, उसको रखा, एक गिलास लिया और ख़ुद लेके हमारे सामने लेने लगे। तो वो जो मेज़बान, वो जो लेके आया था, उसने कहा यार मुझे भी इनसे कहे कि, मैंने कहा खान साहब एक इसके लिए भी ला दें गिलास। गिलास ले आए और साथ ही कहते हैं बैठते ही मंग डाल दी है। बैठते ही मंग पाती हूँ, यानी बैठते ही तुमने मांगना शुरू कर। हालांकि लाया भी वही था। बहरहाल इस तरह की उनके अभी सैयद साहब के पास बड़ा खजाना है, बहुत होगा। फहमीदा, और फहमीदा आपको भी इल्म है कि मुनीर साहब के तो शायर तो मानते नहीं थे, पता नहीं कितना माना। ये सामने बैठी हैं शायरा, आपको माना वैसे उन्होंने, और आपने, मैं भी कहीं पढ़ रहा था फातिमा की किताब में, बड़ी खूबसूरत उनके लिए एक नज़म भी लिखी थी। जी फहमीदा, नहीं पहले गुफ्तगू कुछ कैसी रहा? मुनीर साहब नहीं मान, देखिए हर शख्स अपने दौर का होता है और उसमें बहुत सारी खूबियाँ होने के साथ साथ अपने दौर की कुछ होती हैं खामियाँ। तो मुनीर साहब भी समझते थे कि मैं तो औरत हूँ और औरत तो शायरी नहीं करती, ये उनका ख्याल था। हमारा यानी औरत के ऊपर की जाती है शायरी। एक दफ़ा क्या हुआ तो वो ये उनका ख्याल था, मगर वो खुद बहुत अच्छा लिखते थे, तो हम तो उन पर बहुत ही, यानी कि क्या वाह क्या बात। फातिमा हसन उनकी जिसे कहना चाहिए कि सनद याफ्ता और मुस्तनद, और एक समझिए कि उनकी फ़ैन, और उनसे बहुत चाहने वाली, उनको अप्रिशिएट करने वाली। एक दफ़ा मैं और फातिमा किसी वजह से गए थे लाहौर, तो
हम एक सेमिनार कर रहे थे, बहुत थक गए थे। शाम को इसने कहा कि चलिए अब मुनीर साहब के घर चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। वो भी हमें देख के बहुत खुश हुए और रात हमने वहीं पे, मैं वहीं पे सो भी गई। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा मुनीर साहब देखें, आप औरतों के ऊपर शायरी करते हैं, मैं आप पर लिखती हूँ नज़्म और आपके तरीके से लिखूंगी। अच्छा। तो कहने लगे अच्छा। फिर मैंने जाके ये नज़्म उन पर लिखी है। कहीं से मुजाहिद ने ढूंढी है कि उनके छोटा सा घर खूबसूरत सा, उसके पीछे एक खेत सा था, खुला मैदान। मैंने कहा देखिए मैं आप पर नज़्म लिखती हूँ। बहुत खूबसूरत भी थे मुनीर साहब। मैंने कहा देखिए आप बेइंतहा खूबसूरत खुद हैं, आप क्या औरतों की तारीफ़ें करते हैं, तो तारीफ़ के काबिल तो आप। तो मैंने लिखा था कि चांदी के चेहरे में जड़े थे आँखों के दो नीलम। चांदी के नीली नीली आँखें उनके, चांदी के चेहरे में जड़े थे आँखों के दो नीलम। ताक पे बोतल में झिलमिल थी गहरी सुर्ख शराब। मेज़ पे रखी थी उसकी एक जादू भरी किताब। जाली के दरवाज़ों के पीछे था खुफिया बाग। नस्ब था जिसके सिया फलक पर जर्द निस्फ महताब। एक पुराने घर का दरीचा दूर से रोशन था, साफ नजर आती थी जिसमें गड़ी सलाखें चार। इस घर में रहते हैं शायर और एक मीठी औरत, और तकिए पर सोता है एक गहरी नींद का ख्वाब। वाह वाह वाह। तो ये उनके बहुत हंसे, खूब हंसे और कहने लगे ये तूने लिखी है? मैंने कहा हाँ मैंने देखी है, अभी बैठ कर लिखी। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। वाह 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 क्या बात। सैयद साहब ये मैं इनकी एक बात को जो अभी असगर नदीम सैयद कह रहे थे, इनकी रेलेवेंस की बात कि ये इनकी पॉलिटिकल, ये मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि ये जो बहस है ना कि तरक्की पसंद क्या है और क्या नहीं है और हालात को दूर रखना चाहिए शायरी से, ये बड़ी पुरानी और असकार रफ्ता है। हकीकत ये है कि गिरदो पेश उसका असर किसी भी शायर पर, एहसास अदीब पर, आर्टिस्ट पर हर हाल में होता है। और ये दूसरी बात है कि वो शायर की जो अपनी एक इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी, और वो अपनी एक ख़ास रंग, एक ख़ास आन से उस बात को कहे। वरना देखिए अगर फैज़ साहब की शायरी को अगर हम देखें, अगर ये बात वो इतनी दफ़ा जेल ना गए होते, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, तो शायद उनकी शायरी को भी लोग कह सकते थे कि क्योंकि उसके अंदर मज़दूर का 3-4 जगह नाम लफ्ज़ आया होगा, वरना उन्होंने तसव्वुफ़ के जो है टर्मिनोलॉजी सारी की सारी उसको ही एक नया रंग दिया। इसी तरह से इनको हम जब पढ़ते हैं तो न सिर्फ शहर के हालात का, बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी और अभी मुझे मौका मिला तो पढ़ के सुनाऊंगी कि बिल्कुल एक बहुत यानी कि कमिटमेंट के साथ वो जुड़े हुए थे अपने गिरदोपेश के साथ और वो एक स्टैंड लेते थे। ये बात फहमीदा ने जो बताया उसमें एक बात और भी है कि उनकी जो बसरी या विजुअल इमेजरी है वो बड़ी कमाल की है और बहुत हिस्सियत से भरी हुई है, रचाव है उसमें। वैसे तो मुनीर की सारी शायरी का जो असलूब है वो कल्चरली और एक तरह से तहजीबी सतह पर भरपूर तौर पर रचाव रखता है। इसलिए शुरू की उनकी शायरी के बारे में यही कहा गया कि वो पीछे से जो बाग छोड़ के आए हैं, जो मनाजिर छोड़ के आए हैं, उनकी याद में वो शायरी कर रहे हैं। दरअसल वो उनकी याद में होगी, लेकिन दरअसल वो रचाव था जो बहुत बसा हुआ था
उनके असलूब के अंदर। मैं एक नज़्म उनकी पंजाबी की सुनाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि उनकी एक मशहूर नज़्म है, हमेशा देर कर देता हूं मैं। अच्छा, पहली बीवी की वफात के बाद फ़ौरन शादी कर ली, तो फैसलाबाद मुशायरे में गए और अभी पहला शेर ही पढ़ा, ये नज़्म ही पढ़ी थी, तो मजमे में से आवाज़ आई कि इस दफ़ा तो देर नहीं की। तो वो बड़ी छोटी छोटी बातें। तो मैं ये नज़्म है बहुत ही क्लास की, और ख़ास तौर पर मैं इस इंतखाब की भी बात करना चाहूँगा जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, कि उनका जो कुलियात है ज़ाहिर है खासा ज़ख़ीम है, उसमें से ये इंतखाब करना ज़ाहिर है कि एक मुश्किल काम था, अगर क्योंकि उसकी हर चीज़ ही मुंतखब है, किसको छोड़ें और कैसे छोड़ें। तो बहरहाल उसमें इन्होंने बड़ी हिम्मत की कि उसमें से भी जो एक निचोड़ था वो ले आए। होनी दे हीले एक नज़्म है, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ए गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां हौके भरन दियां नहीं, जो होया ये होना ही सी, ते होनी रुकियां रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। एक पंजाबी की नज़्म है जिसका उन्वान नज़्म से लंबा है, वो है वेले तो अगों लंघ जान दी सजा। ये उन्वान है, नज़्म इतनी है बंदा कल्ला रह जाता है। फातिमा जी, फातिमा आपने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है, और मेरे ख्याल में हम सब अगर सिर्फ मुनीर साहब को पढ़ते ही रहें तो बल्कि, लेकिन एक चलते चलते कर दूं कि जब एक दिन मुनीर साहब शायद लियाकत अली खां का इंतकाल हो गया, तो कॉफ़ी हाउस में मैंने सुना बड़े फिक्रमंद बैठे थे। किसी ने कहा क्या हुआ मुनीर साहब? कहने लगे एक शायर था ना अल्लामा इकबाल, उसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, कायद आज़म भी गुजर गए, अब लियाकत अली खां भी नहीं, तो अब एक शायर मैं ही रह गया हूँ ना, तो अब उसे सोच रहा हूँ ये किस तरह मुल्क संभालूंगा मैं। मासूम आदमी थे और वो एक बड़े बड़े अजीब। जी फातिमा। हर इंसान की शख्सियत के बड़े पहलू होते हैं, एक उनका पहलू मजहबी भी था, आप लोगों को शायद उसका इल्म ना हो, जो करीब रहते हैं वो जानते हैं। एक मरतबा हम लोग कतर में थे, मेरी किताब की लॉन्च थी, उसके सिलसिले में गए हुए थे, तो एक शख्स आया, उसने तस्बीह प्रेजेंट की, तस्बीह तोहफे में दी, मुझे भी दी, उन्हें भी दी। तो मेरे पास आए, कहने लगे मुझे बताओ मैं क्या पढ़ूं? तो मैंने कहा आप या करीमो पढ़े, ये हज़रत अली की तस्बीह है। कहने लगे अली तो गरीब थे। मैंने कहा गरीब इसलिए थे कि जो आता था वो बांट देते थे, आता ज़रूर था। कहने लगे ये भी तुम ठीक कहती हो। उस रोज़ उन्होंने या करीमा की तस्बीह पढ़ी। अगली सुबह बड़े खुशी खुशी आए, कहने लगे तुमने ठीक कहा था, मैं आज अमीर हो गया। पता चला शाम को कोई उनका फैन आया था, वो गले मिला और जेब में 1000 रियाल डाल गया। तो वो उसी वक्त अपनी बेगम को फ़ोन किया, नाहिद मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ और मैं अमीर हो गया। तो उसके बाद उन्होंने या करीमों की तस्बीह नहीं छोड़ी, बल्कि आखिरी दिनों में वो आयतल कुर्सी और कुछ आयतें भी बहुत से पढ़ते थे, बहुत रेगुलर पढ़ते थे। खुदा करो तो, लेकिन अभी जो एहतजाज खुदा के वास्ते इंसान, देखिए इंसान एक मुकम्मल इंसान होता है, उसका हर गोशा होता है, कोई मजहब का भी होता है, सियासत का भी। तो बात हो रही थी अब इस गजल को, सैयद साहब बताएंगे ये क्या बात है। नहीं छोड़ी बात ऐसी बात है, लेकिन मैं ये मेरा ऑब्जर्वेशन था और एक वाकया था जो मैंने बयान किया। ये एक चंद अशार में, चूंकि आप लोग सियासी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये बहुत खूबसूरत गजल है। और तो सियासत की नहीं, अक्सर हालात हाजरा है, ये गजल बहुत याद आती है, बल्कि मैं फेसबुक पे भी डाल देती हूँ। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए,
फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। हद से गुजर गई है यहाँ रस्म काहिरी, देखिए हद से गुजर गई है यहाँ रस्म काहिरी, इस दहर को अब इसकी सजा देना चाहिए। और एक तेज रात जैसी सदा हर मकान में, लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। गुम हो चले हो तुम तो बहुत खुद में ऐ मुनीर, दुनिया को कुछ तो अपना पता देना चाहिए। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। फहमीदा। हाँ देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए मजहबियत हर एक पर सूट नहीं करती, फातिमा पर करती है। फातिमा पर करती है, और वो ऐसी कि मैं अपनी तरफ की नमाजें इससे पढ़वाती हूँ, फोन करके अपनी तरफ के सदक़े इससे दिलवाती हूँ, क्योंकि मैं तो एथियस्ट हूँ और मैं तो नहीं करती ये सब, मैं नहीं करती। मुजाहिद एक खूबसूरत सी नज़्म है, मैं फहमीदा से कहती हूँ पढ़ दे। जी हाँ जी फहमीदा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक शायर में, और इनका अंदाज कैसा था और क्या कुछ था, इसके पीछे मैंने ये लिखा हुआ भी है। अगर आप इस किताब को ख़रीदें ज़रूर तो पढ़ेंगे कि मैंने इसमें लिखा है कि मुनीर नियाज़ी का कलाम उर्दू शायरी की महफिल में मध्यम सुरों से बजती बांसुरी है, जिस पर एक ख्वाब छाया हुआ है, जिसकी लय सबसे अलग, सबसे जुदा है। ये आपके सामने फितरत और इंसान का अनोखा रिश्ता पेश करती है, जिसमें इंसान फितरत से दहशत ज़दा भी नज़र आता है। देखिए, ये जो एक दूरी है ना आदमी की और बाकी की जो दुनिया है, पेड़, दरख्त, दरिया और फिनोमिनन, सुबह होना, शाम होना, इन सब के बीच में अकेला है आदमी, जो शायर महसूस कर सकता है। तो लेकिन वो दोनों चीज़ें उनके यहाँ हैं कि फितरत से दहशत ज़दा भी नज़र आता है और इसका एक अक्स अपने अंदर भी देखता है। और इस बहुत अनमोल बेशबहा शेरी ख़जाने से एक नुमाइंदा इंतखाब के लिए फातिमा हसन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जो नज़में इसके अंदर हैं, और ये फातिमा के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि उनकी तो हर नज़म के अंदर एक ख़ास खूबी है और एक ऐसी फ़ज़ा है, एक अजीब मासूमियत जो आप महसूस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक ख्वाब की सी फ़ज़ा जो जिसमें वो हमेशा रहते थे और वो जेन्युइनली रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो एक मजहबियत और तासुब, मजहबी तासुब और जो थोपा गया था, ख़ुद जिस शहर में वो आके रहे, लाहौर में, देखिए लाहौर में तो हिंदू और सिख रहते थे, अब उन सब को निकाल दिया गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया, बाकी को निकाल दिया, और उधर के पंजाब में भी यही हुआ था। लेकिन मैं उनकी ये नज़्म आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहते थे, किस तरह का शहर वो देखना चाहते थे। इसका नाम है आशूब शहर। कहते हैं, इस खलाए शहर में सूरत नुमा होता कोई, इस नगर के काखों में बुतकदा होता कोई। बुतकदा जो हमारी उर्दू शायरी में एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ बन गया। आप देखिए, बुत जो है ना, बुत वो महबूब को कहा जाने लगा, वो एक डिज़ायरेबल चीज़ था हमारी शायरी में। बुत वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप तोड़ना शुरू करें। बुत तो महबूब है, सनम वो तो महबूब है, और उससे तो मोहब्बत करते हैं, उससे इश्क करते हैं। तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इनकी मकसद ये भी था कि इस नगर के काखों में बुत कदा होता कोई, कोई मंदिर भी होता है यहाँ इस शहर लाहौर में आज।
मुंतशिर अफकार की तजसीम तो होती कहीं, सामने अपनी नज़र के जिस्म सा होता कोई। यूं न मरकज के लिए बेचैन फिरता मैं कभी, पैकरे संगी सही, पैकरे संगी सही कोई पत्थर का बूती होता, पैकरे संगी सही अपना खुदा होता कोई। वो जो मैंने खो दिया है इस जहां के शौक में, उस जहां ने गुमशुदा का रास्ता होता कोई। मैं मुनीर आज़र्दगी में अपनी यकताई से हूँ, ऐसे तन्हा वक्त में हमदम मेरा होता कोई। असगर नदीम सैयद भी सुनाएंगे, लेकिन एक मुझे वाक़या यूँ याद आ रहा है सैयद साहब कि जिस तरह आपने कहा कि एक शाम, और ये जब नया नया टीवी आया था, बल्कि दूरदर्शन ही होता था, तो एक दिन जब उन्हें इल्म हुआ कि जनाब आज जो उर्दू की जो बहुत बड़ी शायरा थी, पंजाबी की बहुत बड़ी शायरा थी अमृता प्रीतम, वो कुछ उन्हें पता चला कि दूरदर्शन का कोई प्रोग्राम होगा और शाम को वो पंजाबी शोरा के बारे में गुफ्तगू करेंगी। मुनीर साहब ने महफिल का एहतमाम किया, छिड़काव उड़काव करके लॉन में बैठे, 4-5 लोग, सामने टीवी रखा गया, और फिर बैठकर जब जैसे ही अमृता प्रीतम शुरू हुई तो लोगों से कहा क्या शेर तो अच्छी कहती है, बड़ी खूबसूरत शायरा है। खैर अमृता प्रीतम ने थोड़ा पंजाबी शोरा का, बुल्ले शाह का, उस्ताद दामन का कुछ उधर से शुरू किया, तो वक्फा आ गया। कहने लगे मेरे ख्याल में जदीद शुआरा का जिक्र आएगा तो मुझे से शुरू होगा। फिर 5-7-8 मिनट तक और कुछ गुफ्तगू होती रही और फिर तवाक से प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मुनीर साहब बोले बड़ी बदसूरत शायरा है शेर का तो पता नहीं इसका है जी साहब। जी सही है। इस तरह के तो खैर बड़े वाक़यात हैं। बहरहाल मैं उनकी शायरी के हवाले से ही बात, एक उनकी गज़ल, उन्होंने 2-3 इस्तारे बड़े अहम इस्तेमाल किए हैं। मसलन बारिश उनके कलाम में कई रूप में है, 12 के रूप में है, बारिश के रूप में है, कई मौसमों के हवाले से है। फिर सांप को उन्होंने सिंबल बनाया, और बनाया नाग ने जिस्मों में घर आहिस्ता आहिस्ता। उस गज़ल के 2-3 शेर बहुत अहम है। उगा सब्जा दरो दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता, हुआ खाली सदाओं से नगर आहिस्ता आहिस्ता, घिरा बादल खामोशी से खिज़ां आसार बागों पर, घिरा बादल खामोशी से खिज़ां आसार बागों पर, हिले ठंडी हवाओं में शजर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही सुस्त था मंजर लहू के रंग लाने का, निशां आखिर हुआ ये सुर्ख तर आहिस्ता आहिस्ता, चमक जर की उसे आखिर मकाने खाक में लाई, बनाया नाग ने जिस्मों में घर आहिस्ता आहिस्ता। और मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, यह हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। ये शेर गोया हमारी पूरी कौमी जिंदगी का एक इस्तारा बन। और मुनीर साहब का जिंदगी का और तमाम बड़े शायरों का अलमिया ये रहा कि ये जो हमारी हुकूमतें, शुक्र है कि उम्र के इस पहर में कमाल फ़न तो फहमीदा रियाज का मिला। क्या किस तरह मुनीर नियाज़ी कह गए कि चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। जी हाँ, मुश्किल तो उन्होंने मुआशी तौर पर हर ज़माने में मुनीर परेशान रहे, इसमें कोई शक नहीं। अब उनके ज़राए आमदनी की बात करने की कोई बुनियादें नहीं हैं, लेकिन किताबों से या मुशायरे से घर चलाना, और वो एक ऐसा ज़माना था जब अभी मुशायरों में भी जो कुछ मिलता था वो बहुत मामूली होता था। अब तो शायर बाकायदा डील करता है, और बल्कि पैकेज डील करता है, बल्कि पार्टी डील करता है कि मैं पूरा मुशायरा संभालूंगा, भी इतना मेरा बजट है। जो तो ज़माना और है। तो फिर अब उस ज़माने में शायर पब्लिक एंटरटेनर नहीं होता था,
शायर शायर होता था, मुशायरे के आदाब थे, मुशायरे का एक हुस्न था और तहजीब थी। लेकिन अब तो पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ा। तो मुनीर हमेशा मुश्किल में रहे। आखिरी वक्त में बस दो बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो आखिरी तहरीर उनकी मेरे नाम है, वो इस तरह से हुई कि मैंने उनका एक सदारत रखाई और उसके लिए माकूल मुआवजा, कासिम जाफरी हमारे दोस्त हैं, उनके मामू की किताब सैयद मोहम्मद जाफरी की। तो वो फंक्शन था 4 बजे, इंतज़ार साहब भी उसमें थे, सब थे हम। तो जब गाड़ी भेजी, वो नहीं आ रहे, तो बड़ी हैरत हुई। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर आया और एक कागज़ का पुर्जा लाया, कहा कि जी ये उन्होंने आपके नाम दिया है। वो मैंने देखा, अच्छा मेरे ज़हन में नहीं था कि क्या हुआ है। उसमें टेढ़ी मेरी तहरीर थी, असगर मैं अस्पताल जा रहा हूँ। जब मैंने उस तहरीर को स्कैन किया तो वो एक्सरे रिपोर्ट थी कि उनका दिल जो है वो किस तरीके से चल रहा है। और उसके कुछ 10 मिनट बाद खबर आ गई कि मुनीर साहब नहीं रहे। तो ये अजीब शख्स थे। इसी मुआशी परेशानी में मैं छोटी सी बात आखिरी करता हूँ कि मुझे कहने लगे कि मेरी कुछ ज़मीनें हैं गुजरांवाला में जिन पे कब्ज़ा हुआ है, तो तुम चलो और गवर्नर के पास मुझे ले चलो, तो मेरा शायद कोई काम बन जाए। हम गए, मीटिंग फिक्स हुई, तो उन्होंने कहा देखिए मुझे सिर्फ कोई एक पुर्जा कागज़ का ला दीजिए जो अलॉटमेंट के वक्त या किसी भी वक्त इस तरह का हो। कहने लगी वो तो फिर कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से बुलवाता हूँ तहसीलदार को और दूसरे लोगों को, फिर आपकी मीटिंग कराता हूँ। हो सकता है कि कुछ कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में कुछ निकल आए। फिर मोहलत ही ना मिली, फिर वो बात वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। तो माशी तौर पर परेशान रहे। जी फातिमा, अपने इंतखाब में से कुछ सुनाइए, क्योंकि मैंने कहा मुनीर साहब की बातें और मुनीर साहब के अशार। ये एक उनकी नज़्म है, हर मुख पर खूबसूरती का मकाम। बहुत अच्छी। हर किसी के चेहरे में एक सियासी होती है, हुस्न के इलाके की एक अदासी होती है। उसको मैंने देखा था गर्म खूब महीने में, एक खुशी की महफिल में, शहर के मकीनों में। एक तरफ खड़े तन्हा, जिस तरफ को रास्ते थे, जिनके साथ गलियां थी, जिनमें लोग बसते थे, बेकशिश मकानों में जैसे चांद रातें थी, उसके सर्द चेहरे में खुशगवार आंखें थी। जी फहमीदा। मैं देखिए मुनीर क्या थे, कौन थे, उनकी दिली ख्वाहिश जिसको उन्होंने सादगी से बयान किया, एक नया शहर देखने की आरज़ू। एक नगर ऐसा बन जाए जिसमें नफरत कहीं ना हो। एक नगर ऐसा बन जाए जिसमें नफरत कहीं न हो, आपस में धोखा करने की जुल्म की ताकत कहीं न हो। उसके मकी हों और तरह के, मस्कन और तरह के हों, उसकी हवाएं और तरह की, गुलशन और तरह के हों। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इनकी जो शायरी है जिसका एक ख़ास कैफ है और उसमें एक जादू का एक लफ्ज़ बार बार आता है, जादू जिस पर कि इसको एक दूसरी तरह इस्तेमाल करते हैं जादू। तो असगर और फातिमा, मैं ये सोच रही थी कि एक तरह से आप देखें तो मुझे इसे पढ़ते पढ़ते मुझे मीरा जी की शायरी का ख्याल आता था। यानी कहीं जज्बात की और एहसासात की किसी सतह पर मुनीर नियाज़ी मीरा जी से कहीं नज़दीक थे। आप क्या सोचते हैं? एक चीज़ अलबत्ता इसमें बड़ी अहम है कि मुनीर के यहाँ हिंदी अल्फाज का चुनाव और हिंदी गीत का और हिंदी दोहे का अंग कहीं ना कहीं उनकी छोटी छोटी नज़मों में झलकता है, मौजूद है। और वो नज़में भी हैं जो मुकम्मल हिंदी आहंग में लिखी हुई हैं। तो ये होता है। और दो तन्हा लोग शायद एक तरह के होते हों,
ये भी हो सकता है। बिल्कुल। एक कहत का भी मिजाज होता है, और उस चूँकि हमारा जिस अहद में मुनीर नियाज़ी थे और मीरा जी थे, तो एक नया दौर शुरू हो रहा था। जदीद एक अहद गुजर चुका था और जदीद अहद शुरू हो रहा था, जिसमें उर्दू भी तब्दील हो रही थी और इसमें फ़ारसी कम होकर हिंदी की आमेज़िश हो रही थी। तो मुनीर नियाज़ी की शायरी में वो सादगी नज़र आती है और वो उर्दू नज़र आती है जो हमारे अहद की उर्दू है। यही वजह है कि हम उस वक्त की नौजवान नस्ल जो 74 में थे, सरवत हुसैन में, शाहिदा हसन, अज़रा अब्बास, हम सब कराची के जो तलबा तालबात थे उनके गिर्द हाला किए रहते थे और उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। तो ये उन्होंने एक कहत की रूह को पकड़ लिया था और वो रूह उनकी शायरी में दौड़ रही है। तो मैं कुछ सुनाऊं इसमें से, बजाय ये कि आप सुनाएं और मैं कहूँ कि जानता हूँ मैं मुनीर, एक जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। 2 शेर आप आखिरी सुनाए, फिर 2 शेर आखिरी सुना के मुनीर साहब को ये आ रहे हैं। अब 5 मिनट रह गए, अब 3 मिनट रह गए, वरना तो जी। वही गज़ल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसमें से ऐसा ना हो मैंने भी वही गज़ल निकाल रखी हो। है रवा उस राह पर जिसकी कोई मंजिल ना हो, जुस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल ना हो। दश्ते नजदे यास में दीवानगी हो, हर तरफ महमिल का शक हो और कोई कहीं महमिल ना हो। कितना खूबसूरत, हर तरफ महमिल का शक हो और कहीं महमिल ना हो। वहम ये तुझको अजब है ए जमाले कम नुमा किश्वर, कैसा खूबसूरत शेर है। वहम ये तुझको अजब है ए जमाले कम नुमा, जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना हो। जैसे सब कुछ हो मगर तू छलकाए हुए चलना। वो खड़ा है एक बाबे इल्म की दहलीज पर, मैं ये कहता हूँ से इस खौफ में दाखिल ना हो। कैसा गैर मामूली शेर है कि वो खड़ा है एक बाबे इल्म की दहलीज पर, मैं ये कहता हूँ उसे इस खौफ में दाखिल ना हो। चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। मेरा ख्याल है इस वक्त यहाँ मौजूद एक बड़ी शायरा और बहुत करीब रही होंगी, किश्वर के पास ये माइक। अच्छा, किश्वर के लिए एक जुमला है मुनीर का, वो सुन ले। किश्वर के लिए जुमला ये था कि उनके लिबरल ख्यालात की वजह से वो अपनी बीवी को इनसे पर्दा कराते थे। लेकिन किश्वर उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। ये छेड़छाड़ अपनी जगह, मगर इन्होंने हमेशा उनका बहुत साथ दिया। मेरी 62 से ऑनवर्ड मेरी दोस्ती रही है मुनीर नियाज़ी के साथ, और जब उन्हें 20 रुपये रेडियो से मिलते थे तो तब भी कहते थे कि यार मैं अफरात ज़र का शिकार हो गया हूँ, क्या करूँ। और इस तरीके से ज़िंदगी के सारे रास्ते, कमाल इंसान के हद तक उनका ये था कि एक बेवा से उन्होंने शादी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने तरस खा के शादी नहीं की, मैंने दूसरा हाथ के लिए शादी की। लेकिन उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल कोई 15-20 बरस की शादी के बाद हो गया, तो अब मुनीर नियाज़ी का एक लापा जो था बहुत तंग करने लगा, और वो बाग में जाके रोक के कहता था कि ये सुगरा ने बाग लगाया था, सुगरा ने ये किया था, सुगरा ने वो किया था। तो अशफाक अहमद ने देखा कि जब मुनीर नियाज़ी के घर पे बेशुमार पंजाबी की शायरात ने घिराव किया हुआ है, तो अशफाक अहमद पंजाबी की शायरात ने उसके घर का और उसका घिराव किया हुआ है, तो अशफाक अहमद ने एक हिंदुस्तानी घराने की, रेडियो के प्रोड्यूसर की बहन थी, हाँ, तो वो उससे उसकी शादी करा दी, और वो 35 दिन के बाद चेलम हो गया और 36वें दिन शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो वो माशाल्लाह मनकूहा जो थी वो 45 साल थी। वो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि तुम हमें खाना बल्कि वलीमा करो,
तो कहने लगा कि वलीमा तो बिल्कुल ड्यू है, क्योंकि खातून जो है वो नाकत खदा है। अभी लोगों को समझ में नहीं आया। 45 साल खातून नाकत खदा है, इसलिए वलीमा तो जायज़ बनता है। मैंने कहा वलीमा उसकी तरफ से जायज़ बनता है कि तुम्हारी तरफ से जायज़ बनता है? किश्वर के साथ कोई सवाल करें। फाजिल जमीली कराची प्रेस क्लब के सदर भी हैं, कुछ शायर भी हैं। फाजिल कुछ कहीं पूछिए जो गुफ्तगू हुई है, क्योंकि कह रहे हैं जी सवाल जवाब भी हों। अब शायरों के बारे में क्या सवाल जवाब हों, बेचारों के पास क्या आती शायरी थी है, क्यों फाजिल जमीली को दीजिए। जी फाजिल। जी मुजाहिद साहब, मुझे ये ख्याल आता है और फातिमा इसकी गवाही देंगी कि मुनीर नियाज़ी साहब कराची के शायरों को नहीं माना करते थे, तो इसकी क्या वजह? नहीं, लाहौर वालों को भी नहीं मानते थे। नहीं, बिलखुसूस वो क्या कहा करते थे कि कराची में शायरी। ये गलत है। एक दिन वो कहने लगे, नहीं, मुझे एक दिन कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जमाल अहसानी को और तुमको बहुत अच्छे शायर मानता हूँ। तो मैंने कहा कि जमाल अहसानी का तो नाम ले लीजिए, मेरा नाम ना लीजिएगा कभी, वरना ये हकीकत क्या है? हकीकत अजीज दोस्तों ये है कि कोई शायर किसी भी और शायर को नहीं मानता। सच्चाई तो ये है, और वो कहे नहीं अपने इनकसार के इजहार के लिए। नहीं, वो अक्सर कमर जमील साहब की बहुत तारीफ करते थे। जी असगर, आपका क्या ख्याल है इसके बीच? नहीं, एक्चुअली उनके लम्हे होते थे। मैं सच बताऊं, एक छोटा सा वाकया कि एक शायर की बड़ी तारीफ कर रहे थे, दूसरे लम्हे में वो शायर जो था उसने कहा कि मुनीर साहब, वो कहीं दूर से आया था, कि मुनीर साहब मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैं लगता है पैसे भूल आया हूँ, तो किराए का मेरे वापसी के पैसे दे दीजिए। तो कहने लगे एक तो तुम शायर बुरे हो, ऊपर से पैसे भी नहीं रखते। तो ये उनके लम्हे होते थे। तो वो इस तरह की बहुत सारी बातें करते, किसी को तैयब कह दिया, किसी को खबीस कह दिया। और मैंने कहा ये जिस शायर पे आप बरस रहे हैं बेचारा बच्चा है अभी, कहता है ये बच्चा यहीं बड़ा हो जाएगा। अच्छा असगर, एक और भी सुना कि जी फहमीदा, बल्कि एक छोटी सी बात कि कहीं जा रहे थे तो कुछ एक भिखारी आ गया, तो वो शायरों से पहला मांगने लगा, तो उससे कहने के तुम कब से भीख मांग रहे हो? बेचारा खामोश हो गया, डर गया, बोले तुझे पता ही नहीं किससे भीख लेनी है, किसको भीख देनी है। इसीलिए अब तक इस तरह घूम रहा है। जी फहमीदा। देखिए, मैं उनकी एक नज़म सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, कि आप ये सोचें कि ये नज़म उन्होंने कही, और अब चूँकि उनके साथ हमने एसोसिएट कर रखा है कि वो तो एक ख्वाबीदा किस्म की ही बातें करते थे, तो इसको हम हकीकत से, हमारे मुल्क की हकीकतों से जोड़कर न देखें। लेकिन आप गौर करें, क्यों नहीं, ये जो एक मुसलसल जंग चली जा रही है, जंगजूई में 60 साल से ज़्यादा, इन हालात के बारे में ये क्यों नहीं थी? हो सकता है एक वादा जो मुझसे किया गया है, नज़्म कौन, इस कड़ी मुसाफत में, राह गुज़ारे आफत में, एक तवील नफरत की बेकिनार आदत में, बेशुमार नस्लों की बेवफा विरासत में, मुंतज़िर हैं मेरे भी, मेरे हम सफ़र के भी, एक दिन मसरत का, एक शब मोहब्बत की, एक मुकाम राहत का, एक फ़ज़ा हिफाजत की, एक ख्याल दायम का, एक सोच साबित की। वाह जी फातिमा, आप मैंने ये नज़्म उस वक्त कोट की थी, नाहक उस जालिम से मिलने हम भी इतनी दूर गए जब परवेज मुशर्रफ मिलने गए थे और मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये भी सुना दूं कि बहुत खूबसूरत नज़्म है। इधर उधर की लाखों बातें, असल जो थी वही बात न की, बहुत फसाने दुनिया भर के, असल कहानी याद न थी, वही शनासा आंखें जिनमें मेरी कोई पहचान न थी, वही गुलाबी होठ थे जिन पर मेरे लिए मुस्कान न थी। उसके बाद बहुत दिन ठहरा उस अनजानी बस्ती में, बहुत दिनों तक खाक उड़ाई उस मैदाने हस्ती में,
उसके सिवा भी लोग बहुत थे, हुस्न के जलवे और भी थे, वो भी हमसे नहीं मिला, फिर हम भी उससे नहीं मिले। वाह, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। इस हुस्न का शेवा है, जब इश्क नजर आए पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। लेकिन जिस शहर में मुनीर आते थे वो शहर उनका दीवाना होता था, उनसे कभी नहीं जाता था। वो उन चंद शेर में आखिरी जी, देती नहीं, बहुत अहम गजल थी ये। देती नहीं अमा जो जमीन आसमां तो है, कहने को अपने दिल से कोई दास्तां तो है। यूं तो है रंग जर्द मगर होंठ लाल हैं, सहरा की वुसअतों में कहीं गुलसितां तो है। एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर साहिबां तो है, सॉरी मगर पासबां तो है। आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। मुझसे बहुत करीब है तू फिर भी है मुनीर, पर्दा सा कोई मेरे तेरे दरमियां तो है। आइए खड़े होकर मुनीर नियाज़ी को ताली बजाकर करार अकीदत को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के तहत उर्दू विरसा सीरीज़ के सिलसिले में ये किताब इंतखाब कलाम मुनीर नियाज़ी, जो कि जिसका इंतखाब फातिमा हसन साहिबा ने किया है, ये हॉल ही में पीछे दस्तयाब है। जो हज़रात ख़वातीन ख़रीदना चाहें।